जाने का इतना सदमा था कि अपने मुल्क को आग लगा दी। 9 मई को जब शोहदा की यादगारें जलाई गई, जब उनके मुजस्समे तोड़कर उनको लातों से मारा गया, बताओ दिल खून के आंसू रोया था ना। कहत करो कि जिसने शोहदा की तौहीन की, पाकिस्तानी कौम उसको नहीं छोड़ेगी। पीटीआई पे पाबंदी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये फैसला तो अदालत ने करना है, अगर अदालत गैर जानिबदार हो तो मेरी नजर में तो इस पार्टी को होना ही नहीं चाहिए। इस ऐवान की राय है कि एक सियासी जमात और उसके चेयरमैन ने 9 मई को आईन और कानून की धज्जियां बखेरते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। लिहाजा इन वाकयात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताखीर कार्रवाई मुकम्मल करके सजा दिलवाई जाए। मैं फौजी अदालतों के सिलसिले में इस करारदाद की मुखालिफत करता हूँ। जितने भी लोग जुर्म में मुलव्वस पाए गए हैं उनको सिविल अदालतों में और इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों में उन पर मुकदमा चलाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कराची के साहिलों के पास एक समुद्री तूफान ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुका है और आज जो ताज़ा तरीन इतलात उसके मुताबिक सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है ये समुद्री तूफान। और इसके बारे में ये पेशिनगोई की जा रही है कि अगर ये तूफान कराची से या साहिली पट्टी से टकरा गया तो पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचेगा। फौरी तौर पर 50,000 लोगों को वहां से नकल मकानी करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ 6 ऐसे अजला हैं सिंध के जो बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये इतलात भी आ रही हैं कि सिर्फ समुद्री तूफान नहीं आ रहा बल्कि इसके साथ शदीद बारिशें भी आ रही हैं और जब बारिशें आएंगी तो वो आधे सिंध को मुतासर करेंगी। अब ये तूफान वाकई आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर ये आ गया तो इसका नुकसान कितना हो गया और क्या हमने इस तूफान के मुताबिक तैयारियां की हैं या नहीं की, ये इतना बड़ा सवाल है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पूछा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक सियासी तूफान भी है और इस सियासी तूफान की नौयत जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। आज सेनेट ने और कौमी असम्बली ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई की करारदाद पास कर दी है और उसमें यह मुतालबा किया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट में इनका मुकदमा चलाया जाए और इनके साथ साथ वो तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं उन सबको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तो एक तूफान अंदर है, एक तूफान बाहर है। अब इन दोनों तूफानों में बड़ा तूफान कौन सा है, ये हमारा आज का इशू होगा। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमिर इलियास राना साहब, मजहर अब्बास साहब और अतर काज़मी साहब, तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इनका तारुफ करवाना चाहिए। मजहर साहब ये फरमाइएगा सर, ये अंदर का तूफान ज्यादा खतरनाक है या बाहर का तूफान ज्यादा खतरनाक है, और क्या हमारी तैयारी मुकम्मल है अंदर के तूफान से निपटने के लिए और बाहर के तूफान से निपटने के लिए? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए वो शेर है ना, तूफान को ना रोकिए रास्ता बनाइए, किसने कहा था घर लबे दरिया बनाइए। जो समंदरी तूफान है उसका तो आप अभी भी श्योर नहीं है कि वो बुनियादी तौर पे यहाँ टकराएगा नहीं टकराएगा, लेकिन बहरहाल कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे सजावल जो है वो उसमें ठट्टा, ये वो ऐसे इलाके हैं कि जहाँ ज़्यादा ख़तरात हैं। बदकिस्मती से हम साल से हमने इनकी कोशिशें ही नहीं की, हमने वो बंद नहीं बांधे कि जिसकी बिना पे हम ना हमने डैम्स बनाए कि हम वो पानी प्रिजर्व कर सकें, ना हमने कोई बुनियादी पॉलिसी। और ये आज की कहानी नहीं है, ये साल की कहानी है कि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी लोग 100 साल आगे की देख कर प्लानिंग करते हैं। हम 4 साल बाद की प्लानिंग नहीं करते, हम साल भर बाद की प्लानिंग नहीं करते। अभी हम पिछले साल की बारिशों से ही की तबाहकारियों से ही नहीं निकले कि हमें एक और तूफ़ान का सामना करना पड़ा। मुझे नहीं पता कि इसमें जो अब आप क्योंकि कराची में है मजहर साहब, तो आपने देखा होगा कि सीवीओ की तरफ जाने से लोग रोकने के लिए बल्कि तूफान से निपटने के लिए पुलिस को एक्टिव कर दिया गया। पुलिस रोकेगी, अब समझ नहीं आ रही कि पुलिस कैसे रोकेगी। और जो बाकी इदारे थे पीडीएमए एनडीएमए उसने अब तक कुछ नहीं किया। ये चौधरी साहब आप ये सोचें, ये अंदाजा करें, आपने सीवीओ का जिक्र किया, हमने समंदर को पीछे छोड़ के वहां इमारतें खड़ी कर दी। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हम प्लाजाज वहां बना रहे हैं, 30 40 करोड़ के वहां फ्लैट्स बना रहे हैं जिसमें खतरा हर वक्त मौजूद है। और जब पहले तो सीवीओ अपार्टमेंट्स थे, अब हम बिल्कुल समंदर के साथ चले गए हैं। मुझे नहीं पता कि वहां खुदा ना खास्ता अगर कोई तबाही आ गई उसमें तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? डीएचए जिम्मेदार होगा, वो सारे लोग जो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं वो जिम्मेदार होंगे।
आज इस वक्त जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, आधे से ज्यादा डीएचए खुदा पड़ा हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता ज्यादा बारिश यहाँ कराची में हो गई तो पूरा डीएचए ब्लॉक हो जाएगा। ये हमारा एक और ये वो चीजें हैं, ये वो कंस्ट्रक्शन है जो डीएचए बनने से पहले होनी चाहिए थी, जो बेंगलोर बनने से पहले होने चाहिए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक हमारा सेंस है, और एक ऐसी सूरत हाल में हम चले गए। हमारी आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल कह रही है कि जी इतनी इमारतें जो हैं वो खतरनाक हैं। तो भाई जब ये इमारतें बन रही थी उस वक्त क्यों नहीं आपने रोका? इसी तरह सिंध में चले जाएं, इंटीरियर सिंध में चले जाएं आप, वहां आपने साल से बारिशें होती हैं। आज से 10 साल पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद आपने क्या मेजर्स लिए? फिर एक बारिश हो, तूफान आ जाता, तो तूफान तो आते रहते, लेकिन आप तैयारी कहाँ करते हैं? आप बंद कहाँ बांधते हैं? वो बंद जो बांधे हुए थे वो भी टूट जाते हैं, उसमें शिगाव पड़ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है हमने ना अपने बल्दियाती इदारे बनाए, ना हमने प्रॉपर तैयारी की, और हम एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें एक तूफान से निकलते हैं और दूसरे तूफान आने तक हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। ठीक हो गया। मलिक साहब, आपने साथ ही रहने आमर इलियास राना साहब ये फरमाइए, सर ये जो इस्लामाबाद के अंदर तूफान है उसकी ज़्यादा बात कर लेते हैं, क्योंकि मलिक साहब ने कराची के तूफान के बारे में तो बड़ी डिटेल से बात की। अब सेनेट से भी करारदाद पास हो गई, कौमी असम्बली से भी करारदाद पास हो गई, और इस करारदाद का मकसद शायद ये है कि फौरी तौर पर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके उनको सजा दी जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, जाहिर है कि जो मुतालबा पार्लियामेंट से आया है वो ये आया कि जी आप आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करें और प्लानर्स को पकड़ें, सब कुछ। तो जाहिर है कि उसमें साबिक वजीर आजम की तरफ ही सारी बातें असम्बली में नाम लेके भी हो रही थी, और कब कैसे फैसला करेंगे एविडेंस आपको देना होगा, और कल को वो आला तरीन अदालतों में भी जाएगा, ठीक, क्योंकि अपील का राइट तो मौजूद है। अब फैसला करना है कि फॉर्मेशन कमांडर्स के बाद इन्होंने और कितना टाइम लेना है, जिसमें वादे तौर पे कहा कि सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद हैं, सब कुछ है। तो वो कब कैसे आएंगे? ज़ाहिर है सामने भी डिले क्यों हो रहा है? वैसे ये बात मेरे लिए अब बड़ी अचंभे की बात है कि ये तो 2-3 दिन की बात लग रही थी, तो अब किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं? वो शायद इसलिए ढूंढ रहे हैं कि वो खान साहब ने कहा था ना पिछले हफ्ते कि मेरा 27 साल तजर्बा एस्टैब्लिशमेंट से, और फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब समझ लें कि मेरे बाद आपकी बारी है। लेकिन वो आज फिर कल फिर उन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं कि मेरे से बात करना। अब तो मिनटों पे मतलब अब ये मुझे नहीं समझ आती कि वो एक दिन में एक रॉ में होते हैं, फिर बहक जाते हैं, फिर दोबारा दूसरी रॉ में होते हैं, वो बात करते हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रही है। हमें तो ये नहीं समझने की जरूरत होती कि उन्होंने कब कोई दूसरा बयान ढूंढना पड़ेगा। उनका तो ताज़ा तरीन बयान एक दूसरे की कंट्राडिक्शन में आते हैं, लेकिन उनके बकौल ये जो लीडर की निशानी है, तो उनकी लीडरशिप ने ही 9 मई को वो बम पे पाँव मारा और खुद भी फंस गए, पार्टी को भी तोड़वा बैठे। तो लीडरशिप, ये डिले क्यों हो रहा है? और कौमी असेंबली और सेनेट करारदाद पास करने पे क्यों मजबूर? नहीं, देखे ना, अब जाहिर है कि उनका तो पॉलिटिकली एक है कि जो लोग उनके मुखालिफ बैठे हैं वो तो चाहेंगे कि ये ट्रायल हो जाए, लेकिन जिन फॉर्मेशन कमांडर्स ने बैठ के दिनों में जाके ये सारे नक्शे वक्शे देख लिए, ऑडियोज वीडियोज, ज़ाहिर है उसके बाद ही वो प्रेस रिलीज जारी हुई है ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो लोग बैठे हों और उन्हें बताया कुछ नहीं गया होगा ना। वो ठप्पा लगाने के लिए वो आए थे कि जी आपने एक पूरे का पूरा सवाल जवाब के बाद एक चीज निकाली है, और वो बड़ी खौफनाक है। और ये बात साबिक वजीर आजम को भी पता है, कोई ऐसा मसला फिसा वरस नहीं वो हल करने जा रहे। उनको पता है कि मैंने क्या क्या कुछ किया है। ये जो बहुत सारे लीडर्स, मैं तो हैरान हूं कि कुछ तो व्हाट्सएप पे अवेलेबल भी हैं कि वो खुफिया कैसे हैं। ये सवाल भी हमारी खुफिया एजेंसियों के ऊपर आता है। नहीं मतलब आप और मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं मुराद साहब का नाम लेता हूं। मैं मतलब जो ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये टिक्कर और ट्वीट पे ना जाएं, क्योंकि ट्वीट भी जहां से होता है उसकी भी निशानदेही हो जाती है, आखिर आता भी है जाता भी है। वो फोन भी उठा लेते हैं, वो बात भी कर लेते हैं कि दूसरी लाइन पे तो नहीं आई कॉल, वो कहते हैं नहीं हमने दूसरी लाइन की तो सिम ही निकाली हुई है। मतलब जर्नलिस्टों से हो रहा है रब्ता, तो ये कहां खुफिया है? ये सवालात हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को जिनका जवाब देना होगा और फैसला करना होगा कि भी 9 मई थी, आज कितनी जून हो गई है, फैसले क्यों नहीं हो रहे आपसे? अगर आपने फैसले कर लिए हैं
तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? तो जो लोगों के जहन में आ रही है बात कि क्या आपको प्रेशर दे के, जो कुछ उन्होंने खुद भी कहा साबिक वजीर आजम ने कि जी मुझे कहा गया कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, ठीक है, तो बेसिकली तो वो इनकी निकाती कर रहे हैं ना कि मुझे ऑफर लगा रहे हैं कि अगर मैं बाहर चला जाऊं तो कुछ नहीं होगा। तो इसकी फिर वजाहत देनी पड़ेगी, ISPR को आना पड़ेगा कि ये क्या है, उनको किन लोगों के ने भेजा है। कि जी जैसे ये बात तो क्लियर है कि फवाद चौधरी और वो जो 4 रुकनी वफ्द शाह महमूद साहब के पास गया था अडियाला में, उन्होंने तो कहा था कि जी आप चेयरमैन से बात करें कि वो साइड लाइन पे हो जाएं तो पार्टी मिलजुल के चला लेंगे, जो कि इनकार हो गया और उनकी तकरीर। लेकिन अब फॉर्मेशन कमांडर के बाद ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आप बार्गेन कर रहे हैं उसके ऊपर जिस पे आप कहते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, अतर काजमी साहब आपकी तरफ आना है, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेनी है। सवाल बड़ा सादा सा है कि कौमी असम्बली और सेनेट से आज मुतालबा किया गया कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए, तो कहीं इसका ये मतलब तो नहीं लिया जा सकता कि जो हमारा सिविलियन सिस्टम है वो क्लैप्स कर गया, उसके अंदर इतनी जान नहीं है कि वो किसी शख्स को गिरफ्तार कर सके और उसे सजा दे सके? तो क्या इसे इस मायने में लिया जाए कि हमने आज पार्लियामेंट ने सरेंडर कर दिया? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। काजी साहब ये फरमाइए कि ये कहीं पार्लियामेंट की तरफ से एक सरेंडर तो नहीं है कि हम सिविलियन इदारे जो हैं वो किसी सिविलियन लीडर का एहतसाब भी नहीं कर सकते, उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, उसे सजा भी नहीं दे सकते? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह अभी आमिर इलियास राणा साहब ने भी कहा कि ISPR जवाब दे, वो क्यों जवाब दें? इस मुल्क में एक हुकूमत है, ये हुकूमत का काम है, हुकूमत ने ये करना है। तो मसला ये है कि हम खुद जो है उनको सियासी बहस के अंदर घसीटते हैं। जो अगर हुकूमत कोई मुकदमा कायम करना चाहती है, जो जिस भी एक्ट के तहत करना चाहती है, तो वो हुकूमत ने करना है, किसी इदारे ने नहीं करना। किसी जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पे 75 बरस से हो रही है, उसमें सियासी जो बातें डिस्कस नहीं होती। क्या उसके इलामिये में ये चीज लिखी थी कि हम इमरान खान को पकड़ेंगे? नहीं, जिन शरपसंद जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ होगी, और पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी मसाइल हैं उसके हवाले से बात थी। तो इसके ऊपर अमल दरामद तो हुकूमत वक्त ने करना है ना, किसी इदारे ने तो नहीं करना। अगर क्वेश्चन बनता है तो वो हुकूमत वक्त से बनता है कि आप बताएं कि आपने अब तक क्या किया। दूसरी बात यह है कि ये वही पार्लियामेंट है, ये वही पार्लियामेंट है जहां पे आपने भी देखा जावेद चौधरी साहब के जिन लोगों ने हमारे जवानों के गले काटे थे, हमारे बच्चों को शहीद किया था, उनके खिलाफ जब फौजी अदालतों की बात हुई तो रजा रुबानी साहब रोते थे और वो आंसू उनके निकल आए थे। और आज उसी पार्लियामेंट के अंदर सियासी मुखालफिन को फौजी अदालतों में भेजने की कितनी बेताबी है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये एक सियासी बयानिया है। बाकी 9 मई के जो वाकयात हैं काबिल मुज़म्मत हैं, जो भी उसमें मुलविस है आइन और कानून के मुताबिक जो उसमें गुंजाइश है, आप उनके साथ वो सलूक करें। लेकिन ये बयानिया बनाना। अच्छा, आपने साथ ही रहना काज़मी साहब, सरदार सरफराज ज्वाइन किया है, ये महकमा मौसमियात के सरबराह हैं और इनसे चंद सवाल करने को पूरी कौम इस वक्त कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहती है। सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, ये तूफान जो है इसमें कितने % चांसेस है कि ये पाकिस्तानी इलाकों को हिट करेगा? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ज्यादा इसका इम्कान हिट करने का तो इंडिया के इलाकों को ही है, लेकिन उसकी पेरिफेरी में हमारा जो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, केटी बंदर वगैरह, वो आ सकता है। ये कह लें कि जो बिल्कुल इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान की और इंडिया के दरमियान, जो हमारी सदर्न सिंध या साउथ ईस्टर्न सिंध के इलाकों की, तो एन उसके ऊपर से या उसकी राइट साइड से गुजरेगा, तो ज्यादा इम्कान तो हिट करने का उधर इंडियन साइड पे है। लेकिन जाहिर है कि उसका फैलाव काफी होता है, तो हमारे एरिया जो केटी बंदर और दूसरा जो मलिका एरिया है, ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट की जो तहसीलें हैं, वो उसकी जद में आएंगी और वहां पर तेज आंधी और बारिशें वगैरह मुतवक्के हैं। अच्छा, ये फरमाइए, वाकई 50,000 लोगों को नकल मकानी करवानी पड़ेगी यहाँ से या नहीं? देखिए, असल में समंदर में रफनेस बढ़ जाती है ना काफी। जब ज्यादा शिद्दत का साइक्लोन होता है तो ज्यादा तूफानी आती है समंदर में। तो जो बिल्कुल आपकी लबे समंदर आबादियां होती हैं समंदर के साथ मिली हुई, ज्यादातर फिशरमैन की वो होती है, रिहायशी का आबादियां होती हैं, तो वहां पे पानी अंदर आ सकता है। जब ये किसी पट्टी से टकराता है साइक्लोन, तो वहां पे स्टॉर्म सर्ज ज्यादा होती है, यानी ऊंची लहरें उठ सकती हैं 8 से 10 फीट तक एटलीस्ट उस पर्टिकुलर एरिया में। तो उन चंद एक जगहों को इनखला अगर हो जाए, ऐसा ना हो कि पानी अंदर आ जाए। 99 में एक साइक्लोन ने इस एरिया को हिट किया था, तो उस वक्त भी स्टॉर्म सर्ज इतनी हुई थी, तो उसकी वजह से काफी नुकसानात हुए थे। हम बात हो गई थी कि वो पानी अंदर आके लोगों को अपने साथ बहा के ले गया था।
तो कुछ एरियाज जो वल्नरेबल एरियाज है वहां से इनखला उनका इस तरह से हो जाए। और वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किन किन इलाकों से लोगों को निकलना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि 15 तो अब ज्यादा दूर नहीं है सर। जी जी, उसमें केटी बंदर और उसके साथ खारोछान और जाती और ये कुछ चंदे के इलाके हैं। जाहिर है वो पीडीए में ज्यादा उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं, उन्होंने बिल्कुल उस पर मार्क भी किए हुए हैं। तो इनखला करना या उन लोगों को निकालना तो उनका वो है एक तरह से मैंडेट। और ये फरमाइए सर, ये जब तूफान आएगा तो उससे कहा जा रहा है कि बारिशें बहुत ज्यादा हो सकती हैं 3-4 दिनों में और उससे तबाही आएगी। क्या वाकई बारिशें ज्यादा हो सकती है और वो सिर्फ सिंध को मुतासर करेगी या बाकी इलाकों को भी? जी बिल्कुल, देखिए साइक्लोन के असल में ये तीन तरह के बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, यानी स्क्वाली विंड्स आप कह लें कि उसकी शिद्दत पर डिपेंड करता है। जैसे ही अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म की सूरत में, यानी साइक्लोन की सूरत में अगर हिट करता है उस पर्टिकुलर एरिया किसी को, तो वहां पर 50 नॉटिकल माइल तक उसमें हवाएं चल सकती हैं, यानी तकरीबन 100 किलोमीटर 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और इसी तरह से बारिशें, जाहिर है कि जब असल में साइक्लोन को वापस डीके होने में भी उतना एक तरह से ना प्रोसेस होता है कि साइक्लोन से वापस डिप्रेशन, फिर वापस लो प्रेशर एरिया, तो इस दौरान में काफी बारिशें बरसा के गुजरता है वो उस पर्टिकुलर एरिया से। तो ये जो लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं, ठट्ठा, बदीन और सजावल और आगे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और उमरकोट और मीरपुर खास, उन अजला में ज्यादा बारिश मुतवक्के है। वैसे तो ऊपर कराची और हैदराबाद और नवाबशाह तक उसके इन्फ्लुएंस में बारिश का इम्कान है, लेकिन ज्यादा उन अजला में ज्यादा तेज बारिश मुतवक्की है। जाहिर है वो 3-4 दिन का मुसलसल स्पेल होगा बारिश का, तो निकासी का कोई ऐसा इंतजाम उन एरियाज में नहीं है, तो वो फिर इनंडेट हो सकते हैं। आपसे आखिरी सवाल ये फरमाइए सरदार साहब, क्या कोई इमरजेंसी की सूरत हाल तो नहीं है? और वफाक की तरफ से जाहिर सूबे को ये एतमाद दिलाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी आया इस पे, तो आप ये समझते कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है या फिर ये मामला टल जाएगा? देखिए डिपेंड करता है कि साइक्लोन की शिद्दत में कितनी कमी आती है। अभी तक तो वो एक्सट्रीमली सीवियर स्टेज है, उस स्टेज का साइक्लोन है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म उसका सही अगर हम उसको नाम से पुकारें तो इसका मतलब ये है कि उसके मरकज के आसपास 160 से 180 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। जाहिर है ऊपर आएगा, हमारे साहिल के करीब जब आएगा या इंडियन साहिल के करीब आएगा तो उसकी शिद्दत में कमी आएगी, लेकिन स्टिल उसमें इतनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया पोटेंशियल होता है कि 50 से 60 नॉटिकल माइल की हवाएं उसमें चल सकती हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए तो जाहिर है कि वो जो 3-4 दिन होते हैं वो एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ठीक होगा सरदार साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। काजी साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी। ये फरमाइए सर, ये कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आने वाले दिनों में होगा, क्या वो इलेक्शन के ऊपर कहीं असरअंदाज तो नहीं हो जाएगा? देखिए एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि जहां तक ये ताल्लुक है कि जो लोग मुलविस हैं, ऑब्वियसली इसकी तहकीकात होनी चाहिए थॉरोली। अमेरिका जैसे मुल्क में भी कैपिटल हिल की हम मिसालें देते हैं, 1 साल उनको लगा तहकीकात करने में, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमने 2-3 दिनों में, बल्कि अगले दिन ही हम लोगों ने फैसला सुना दिया था कि क्या मुलविस है और क्या साजिश हुई और कौन कौन मुलविस था। बाकी ये बात है कि आने वाले इलेक्शन, जी यकीनन देखें जिस तरीके से इमरान खान या तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी सियासत को महदूद किया गया, उनकी पार्टी जिस तरीके से टूटी है, तो यकीनन आने वाले इलेक्शंस के ऊपर इसका असर तो पड़ेगा। अब एक नई जमात भी बन गई है, बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो भी उसमें चले गए हैं, और बुनियादी मकसद यही लग रहा था कि इमरान खान की जो जमात है उसकी पॉपुलैरिटी अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो कम से कम उसका हुजम ही थोड़ा कम किया जाए और फिर इंतखाबात में जाया जाए, और उसी फार्मूले के तहत लगता है कि काम हो रहा है। ठीक हो। अच्छा मलिक साहब ये फरमाइएगा सर, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज भी बात की है और उन्होंने कहा जी ये जो इलेक्शंस है इसका फैसला पार्लियामेंट ने करना है, जबकि पार्लियामेंट ने तो नहीं करना, ये तो आइन है कि जब ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी उसके बाद 2 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो वो मौलाना ये क्यों कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने फैसला करना है? फिर राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा 6 महीने इसको आगे कर लिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। देखिए हमने मजाक बना लिया, हमने आइन को मजाक बना लिया, हमने पॉलिटिक्स को मजाक बना लिया, हमने डेमोक्रेसी को मजाक बना लिया। ये क्या है जो पार्लियामेंट ने आज पास किया है? इसको संभाल के रखिएगा, बल्कि फ्रेम करा के कहीं पार्लियामेंट के किसी कोने में लगा लीजिएगा। ये चीज़ कल इन सारे सियासी लीडरों पे अप्लाई हो सकती है। सिर्फ उसका सही बात। और ये कंप्लीट सरेंडर है
पार्लियामेंट की तरफ से? सरेंडर आप 70s में क्या हुआ था चौधरी साहब? 75 में भुट्टो साहब ने नैब के लिए कानून बनवाया कि जी फॉरेन लॉयर्स नहीं आ सकते। जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ वही कानून उनके गले पड़ गया। ये जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट के लोग जो है ये इस तरह जज्बाती फैसले करते हैं, क्यों? इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी वो अथॉरिटी, वो जुडिशियल सिस्टम, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कंप्लीट फेलियर है ना यहाँ। भाई एंटी टेररिज्म कोर्ट आपने क्यों बनाई है? एंटी टेररिज्म कोर्ट आप बनाएं, एंटी टेररिज्म कोर्ट के कानून में है कि 1 हफ्ते में फैसला दें। अब अगर आपके कानून में है और अदालतें उसको सालों घसीट लेती हैं, तो ये आपकी रिट वो है, जुडिशियल सिस्टम को पर क्वेश्चन है। मिलिट्री कोर्ट्स में एक पार्टी के उसका जो भी वो हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है उसके हेड ऑफ द पार्टी के बारे में कानून के मुताबिक वो गिरफ्तार हो क्या होता है। लेकिन पार्लियामेंट से ये डिमांड आनी, मेरे ख्याल में ये किसी भी तरीके से एक बैड डे से ज्यादा नहीं है। मैं इसको वो करूंगा, ये शेमफुल है। आप कानून के मुताबिक वो क्या करते हैं, उन पे केस बनता है, उनके ऊपर आर्मी एक्ट लगता है। पार्लियामेंट कैसे डिमांड कर सकती है कि पॉलिटिशियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो? पाकिस्तान की तारीख में हुआ है ये। और इसमें मतलब जो दिलचस्प बात यह है कि पार्लियामेंट यानी कौमी असेंबली और सेनेट दोनों मुतालबा कर रहे हैं। अब सवाल यह कि मुतालबा किससे कर रहे हैं, जबकि इन्होंने मुतालबात सुनने होते हैं, इन्होंने मुतालबात पूरे करने होते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं चौधरी साहब, मुझे अफसोस है ये। देखिए जिस तरह अभी आप 9 और ये जिस तरह अभी राणा साहब भी कह रहे थे, आज जो है वो 12 जून हो गई है। 1-1.5 महीने में आपने एक ट्रायल नहीं शुरू किया। आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है? उनके आज तक आप 1 महीने में इमरान खान के खिलाफ ये चार्जशीट लाए हैं इस केस में जिसका मुतालबा कर रही है पार्लियामेंट। आप तो अभी तक उनके खिलाफ ये केस नहीं ला पाए। अभी तो आपने उनको इस चार्ज में नहीं किया। और पार्लियामेंट को जल्दी है, और मौलाना को है कि इलेक्शन आगे बढ़ सकते हैं। राजा रियाज साहब की तो छोड़ ही दें, राजा रियाज साहब की तो मजबूरी है। लेकिन अगर ये माइंडसेट, राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर है, अभी अपोजिशन लीडर, पहले अपोजिशन लीडर हैं जो इलेक्शन को सस्पेंड करने का मुतालबा कर रहे हैं, तो एक दिलचस्प किस्म की सूरत है। मैंने यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी और राणा साहब आप ब्रेक के बाद रफाऊं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राणा साहब फरमाइए, इलेक्शन डिले होने का जो चांस है या नहीं है? कोई पीडीएम के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं इस चीज पे? मैं चौधरी साहब, हमारे सीनियर अजहर अब्बास साहब भी बात कर रहे थे, अतर काजमी साहब ने भी, कि मुझे थोड़ी सी उस पर डिले पे आने से पहले मुझे यूं लगा जैसे पार्लियामेंट ने वो मुतालबा किया है कि कोई मार्शल लॉ लगा दिया जाए। ये 1952 से आर्मी एक्ट मौजूद है। वो जो मिसाल दे रहे हैं कि जी वो रजा रब्बानी रोते रहे, वो स्पेशल कोर्ट्स बन रही थी ना दहशतगर्दों के लिए। एक सेनेटर रो पड़े, ठीक है, उनमें इखलाकी जरूरत नहीं थी कि वो वोट उसके खिलाफ देते। वोट देके उन्होंने एक पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ खेलने वाली कहानी की जो सियासतदान करता है। अब क्या कर रहे हैं वो सारे? मुझे बताएं, 1952 से आर्मी एक्ट हमारी पार्लियामेंट का पास करदा, ये वो भी नहीं है कि किसी ने ऑर्डिनेंस किया हो जो फौजी मार्शल कानून है। नहीं, ऑर्डिनेंसों को फिर इस्तिस्ना दिया गया और उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, और वो आज तक ऑर्डिनेंस के नाम से चलते हैं। इस एक्ट पे हमें क्यों शर्माना पड़ रहा है? और कैसे जी कि वो पार्लियामेंट क्यों करे? भाई जब एक्ट उनका है, नाफिज उन्होंने करना है। पार्लियामेंट ने बनाया है जिसको हर पार्लियामेंट चलाती आ रही है। मुशर्रफ के सारे कवानीन उड़ाए, ज़िया-उल हक के 8वीं तरमीम के 13वीं में उड़ाए, इसको क्यों नहीं उड़ाया? ये रखा गया। और जो आज जिनका नाम आ रहा है इत्तेफाक से कि वो साबिक वजीर आजम और उनकी टीम के लोग, उन्होंने खुद ट्रायल कराए इसमें। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही 25 ट्रायल हुए इसमें। अच्छा, ये जो है ना 75 बरस से जो बात की काजमी साहब ने कि जी सियासी जमातों ने नहीं किया। भाई 75 बरस में पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किसी सियासी जमात ने हमला किया? चौधरी साहब मुझे जरा मुझे ये भी बता दें कि जब नया काम 1971 में नहीं हुआ। मैं यही बात कर रहा हूं कि कभी 75 बरस में सारे आ गए ना। तो आप मुझे बताएं, जब ऐसा काम होगा तो सख्ती आएगी। और अगर आप उनको मिसाल इबरत की नहीं बनाएंगे तो फिर आपने अपने शोहदा भी उनके हवाले कर दिए, आपने अपना दिफा भी उनके हवाला कर दिया कि कोई भी बलवाई बने
क्या नवाज शरीफ से ज्यादा सख्ती हो गई थी? नवाज शरीफ तो खुद अरेस्ट देने आया था, उसे एयरपोर्ट से पकड़ के और उसकी बेटी को नहीं ले गए थे। वहां ये जो आज सारे के सारे रो रहे हैं, उस वक्त कहां बैठे हुए थे? ये इंसानी हकूक के जितने चैंपियन हैं उस वक्त क्या बोल रहे थे जब मरियम नवाज को उसकी बेटी के सामने और उसके बाप के सामने उसमें कोट लखपत जेल से उठा के ले आए? मैं किसी की हमदर्दी की नहीं, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि जब हम एक तरफ तस्वीर आएंगे ना कि ये कुछ हो रहा है, वो बड़ी तकरीरें हो रही हैं सारी जगह पे। मैंने नाम लेना था मदर साहब का और अतर साहब का, ले लिया, ये इनसे मुराद नहीं है। जो कुछ सारा कुछ हो रहा है, तो फिर ये मकाफत अमल आप उसमें जा रहे हैं और आपको उसका जवाब भी देना। अब आप आ जाए इलेक्शन की तरफ। मेरा ख्याल है कि जिस दिन तक असेंबली मौजूद है, मैं और आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे, हम बातें भी करेंगे कि जी वो चुके राजा रियाज साहब ने कह दिया है। लेकिन ये कंफ्यूजन क्योंकि अंदर से क्रिएट की जा रही है ना, मौलाना क्रिएट कर रहे हैं, अब राजा रियाज साहब शामिल हो गए। हम और आप पहले बात करते थे कि साबिक वजीर आजम को दफा 91 के तहत डरा के वो काम किया कि वो बेचारे आजकल वो कवर लगा के फिरते हैं कि पता नहीं कहां से कोई आएगा, वो बगैर कवर के भी आए। वो जब व्हील चेयर पे आए उसके 2 दिन बाद वो चलते हुए माशाल्लाह सीढ़ियों से सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए नजर आए। ये सब कुछ फिर सियासत का हिस्सा होता है। क्या शहबाज शरीफ की कमर में दर्द नहीं हो जाता? इसहाक डार साहब की कमर में दर्द नहीं हो जाता? ये सबके, ये आज नहीं हो रहा, ये पहले भी होता रहा है और आइंदा भी होता रहेगा। मेरा ख्याल है ये जो बीमारी है ना, जाते हैं इसको अपोजिशन की बीमारी कहते हैं, कि जब आप इक़्तिदार से निकल जाते हैं वो फिर लाठी पकड़, आप बीमार हो जाते हैं। बीमारी वापस आ जाती है। ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई मफर है या नहीं है, इलेक्शन होने हैं, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। आप अगस्त के दूसरे हफ्ते में खत्म हो रही है असेंबली की मुद्दत 12 अगस्त को, लेकिन अगर 11 या 10 को वो तोड़ दें तो 90 दिन हो जाए, क्योंकि उनके नजर में जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जो उनके बयानात पार्लियामेंट में सबने खुल के दिए हैं कि उनके ख्याल में कि वो उनके साथ गैर जानिबदारी नहीं बरतेंगे। जैसे 63A को रीराइट करने का कहा जाता है, आज जो एक बेंच का फैसला आया है 43 सफात पर, मुनीब अख्तर साहब ने लिखा है, उन्होंने आर्टिकल 48 को 0 कर दिया है। जो ये एक्ट बना है उस 2017 का कि सदर मुमलिकत एडवाइस के पाबंद है, उन्होंने कहा जी आप मर्जी से करें। यानी सदर एक गलती करता है, उसका वकील माफी मांगता है कि मैंने केपी में गलत किया, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी आप क्लियर हो गए, सदर के पास इख्तियार। आप जब कहते हैं पार्लियामेंट ने गलत किया, फौज ने गलत किया, तो अदलिया ने क्या ठीक किया? जब फौज कह रही है कि हमें पीछे हटने दें, अदलिया के अंदर से भी आवाज आनी चाहिए। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि नवाज शरीफ को किसके साथ मिलकर जी नायल किया? एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मैं तो नहीं कह रहा, हम पहले कहते थे, अब तो इमरान खान कह रहा है। तो जवाब दें सारे के सारे कि उस वक्त क्या हुआ था और आज क्या। अच्छा अदर काजी साहब, बड़ा सीधा सवाल है कि अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं होते तो सिनेरियो क्या होगा, और अगर टाइम पे हो जाते हैं तो क्या सिनेरियो होगा? सर देखिए, इलेक्शन किस तरह होंगे और उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक साल के दौरान आपने देख लिया ना कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जमहूरी इत्तेहाद इस वक्त हुकूमत में। क्या आपको मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नजर आया? यहां तक इस हद तक अदम इस्तेहकाम है कि हमें इस्तेहकाम, हमें पाकिस्तान पार्टी आ गई भाई, तो इलेक्शन हो जाएंगे। वही मैं अर्ज कर रहा हूं, तो वो हमें एक पार्टी बनानी पड़ गई कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से। तो इलेक्शंस अगर होते हैं, तो इलेक्शंस अगर इस तरीके से होंगे जिस तरीके की अभी फजा चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है उसमें कोई बेहतरी आएगी। ये नहीं हो सकता कि जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है आप उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दें, उसको इलेक्शन ना लड़ने दें, उनके लोगों को नहीं रही ना। जी देखिए काजमी साहब, अब तो सबसे बड़ी नहीं रही, वो पूरी पार्टी चली गई भाई, सिर्फ एक बंदा रह गया वहां पे। जी मैं वही अर्ज कर रहा था। देखिए, पार्टी बड़ी होती है अवाम की सपोर्ट से, जिसको अवाम सपोर्ट करते हैं वो पार्टी सबसे बड़ी होती है। वैसे तो इस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, 100 लीडर तो उन्होंने एक कमरे में बैठा लिए थे, लेकिन कारकुन उनको 2 दर्जन भी नहीं मिले। इशू होता है कि लीडरान का इशू नहीं होता है, इशू होता है 22 मिनट में पार्टी बनी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी तेजी से बनने वाली पार्टी यही है, नंबर 1 है ये बिल्कुल। और मुझे तो टू बी ऑनेस्ट लग रहा है कि अगले इलेक्शंस में हो सकता है कि बड़ा कामयाबी भी ये हासिल करें, पर इशू वही है। और संजीदा नोट इशू ये है कि क्या इसी तरह मुल्क को चलाते रहेंगे, क्या इसी तरह का इस्तेहकाम रहेगा, इसी तरह के हालात रहेंगे? अगर यही इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो क्या वो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा? तो सारे सियासतदानों को सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से निजाम को आगे लेके चलना है। अच्छा अमर साहब ये फरमाइए सर, ये अगर इलेक्शन टाइम पे वाकई नहीं होते और गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएं, फिर कुछ और लोग जिनका इंतजार किया जा रहा है वो भी रिटायर हो जाएं और उसके बाद ये इलेक्शन करवाया जाए, तो फिर आपका ख्याल ये है कि गवर्नमेंट विन करने की पोजीशन में होगी, या फिर यही कंफ्यूजन, यही क्या चलेगा आगे?
ये क्योस तो चलेगा, हम सियासी इंतशार की तरफ जा रहे हैं। अभी आमिर लियास राना साहब ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा ये 19 एक्ट बना और किसी पार्लियामेंट ने इसको अंडू नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन टूट जाता है तो कौन किसको सजा हो जाती है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, साइड में उठा के फेंक दिया जाता है, चंद कागज के टुकड़े करार दिया जाता है, किसको सजा हुई? बिल्कुल ये एक्ट कायम रहे, बिल्कुल कायम रहे और पार्लियामेंट बिल्कुल इसको इंडोर्स करती रहे। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि ये मिसाल सामने रखिएगा, जब आइंदा किसी पर ये अप्लाई हो तो फिर उसको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। ये सिर्फ बात है, बाकी तो जाहिर है जो पार्लियामेंट ने किया है वो है, वो जो तारीख हमारी है, हिस्ट्री है, वो अपनी जगह मौजूद है। देखिए, आप आज किसी भी वजह से इलेक्शन को डिले करेंगे, कल कोई दूसरा आकर किसी और वजह से इलेक्शन को डिले करेगा। आज आप कॉन्स्टिट्यूशन में अपने मतलब की तरमीम करेंगे, कल कोई और आके उस आइन में अपने मतलब की तरमीम करेगा। हमने इसीलिए पाकिस्तान के आइन मजाक बना लिया और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को मजाक बना लिया है। ठीक हो गया मलिक साहब, आपने साथ ही लेना है छोटी सी ब्रेक और दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब फरमाइए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोई डेंट डाल सकेगी, कुछ ज्यादा वोट हासिल कर सकेगी या नहीं? और दूसरा ये क्या वाकई जहांगीर तरीन साहब मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने गए? देखिए नहीं, वो नवाज शरीफ साहब से अब मिलें तो कोई खबर नहीं है, क्योंकि वो दोनों आपस में हाथ मिला चुके हुए हैं, गले मिल चुके हुए हैं, खाने खा चुके हुए हैं और ओन चौधरी मौजूद है, मतलब कुछ छुपे हुए नहीं है, अलीम खान सामने मौजूद हैं और वो सारे वहां मिलते हैं। और इशू ये है कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का असल मसला था पीटीआई को खारिज करना, पीटीआई को तोड़ना, उसको कट टू साइज करना, वो कर दिया। पहला जो मकसद है वो ये है। अब है उनका इलेक्शन में इलेक्टेबल्स का जाना। अच्छा, जो मदर साहब बेहतर जानते हैं, कराची से जो लोग जीत के आए थे कि उनकी पॉलिटिकल हैसियत क्या थी। ये जो बाकी है ना इलेक्टेबल्स हैं, ये वो थे जो रात को सो गए थे और जब अचानक तय हुआ कि मुस्तफा कमाल साहब को कुछ नहीं मिलना तो वो सीटें इनको दी गई और उठा के कहा गया कि तंबू शंबू लगाओ बाहर फटाफट कि तुम जीत गए हो। मतलब ये अक्सर कैंडिडेट पीटीआई के वो लोग जीते थे, मतलब चाहे जितनी मर्जी हवा थी। 2018 की बात, बिल्कुल 18 की बात कर रहा हूँ, अपनी तरह से हारे हुए। लिहाजा अब आप यहां आ जाएं जहां पे इलेक्टेबल्स की बात हो रही है। ये दोनों मेरे हिसाब किताब में आज के हिसाब से एडजस्टमेंट में जाएंगे, पीपल्स पार्टी के साथ भी और नून के लेगा, जो बेहतर सौदा दे देगा। नहीं, ये इलेक्शन देखे ना, ये पीटीआई के खिलाफ एक इलेक्शन मैनेजमेंट हो रही है। मैं धांधली की बात नहीं कर रहा, वो जो प्री 2017, 16, 18 था, इलेक्शन से पहले जितना कुछ किया, नून फिर भी खड़ी थी। ये यहां लीडर डर गया, सारे लीडरों की ऐसी की तैसी फिर गई। कोई गाड़ी से निकल के भाग रहा है, कोई जनाब बाहर आके उसको पाकिस्तान याद आ गया है, फौज भी याद आ गई है। उससे पहले ये शाह महमूद साहब को देख लें, इनसे सवालात हुए, इन्होंने मजम्मत नहीं की, बार बार नहीं की। अब सबको पाकिस्तान याद आ गया। उसकी वजह है लीडरशिप डरी, तो इनके जो नंबर 2, 3 टीयर थी वो सारी की सारी हवा में बह गई कि जनाब आप देखें तो सही, हवा में उड़ गई। और जिस तरह होता है, इस तरह कभी किसी सियासी जमात के साथ हुआ था नहीं, क्योंकि ये आए इस तरह थे जहाज में, जैसे मरियम नवाज ने कहा, लोड करके लाए थे, वो तरीन साहब लेके वापस चल पड़े। फिर जिस रेजिमेंट गए वैसे बगैर जहाज के बटालियन में गए थे, रेजिमेंट में आ गए, जो भी लफ्ज यूज करें, मुझे शायद ना भी आ रहा हो, लेकिन ये अबाउट टर्न और यू टर्न के चैंपियन की पार्टी से निकले हैं और यहां आ गए। ये मजाक इसीलिए बना है और इन सबके पास बहरहाल एक मौसर मोट है। पीटीआई कट टू साइज होगी तो इलेक्शन इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून नहीं लड़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 ही पार्टी रहेगी पाकिस्तान में, एक पीपल्स पार्टी रहेगी, पीपल्स पार्टी और नून का मुकाबला होगा बहुत बड़ा, इस्तेहकाम में पाकिस्तान रहेगा, वो बीच में मिक्स हो जाएगी। सर अच्छा, ये एवर मई अतर काजवी साहब, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं आपका ट्वीट देख रहा था कि आपने कहा था कि सबसे मजबूत पार्टी है जहांगीर तरीन साहब की, तो अब भी आपका यही ख्याल है कि ये पार्टी नंबर 1 हो जाएगी आने वाले दिनों में? देखिए, नंबर 1 तो मैंने इसलिए कहा था कि जहांगीर तरीन साहब ने जो ही कोई पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, नीचे जितना अवामी रद्द-ए-अमल आया था, उतना अवामी रद्द-ए-अमल मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब उसमें क्या था, वो उनकी हमायत में था या मुखालफत में, वो मैं नहीं देख सका, पर मुझे लगा कि बड़ी दिलचस्पी है उनकी जमात के अंदर। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट की बात हुई, देखें क्या 2018 में
कितने ऐसे सीनियर लीडरान थे कि जिनको अदालतों ने 3 दफा जमानत दी और वो दोबारा पकड़े गए हों। 2018 में या 17 या 16 में पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट से इस किस्म के फैसले आए थे जो अभी आ रहे हैं, और अदालतें ये कह रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे या जो है जमानत देने का फायदा क्या अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे? क्या नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं राणा साहब? नहीं, राणा साहब बड़ा डाटा याद रखिए काजमी साहब। मैं एक मिनट अर्ज कर लूं। राणा साहब को जवाब तो लेने थे ना। मैं छोटी सी बात ये कर रहा हूं, ये अनप्रेसिडेंटेड बिल्कुल है, और ऐसी मिसालें मौजूद नहीं थी जितनी जमानतें हुई, क्योंकि उस वक्त 2-2 ढाई साल तक जमानत सुनी नहीं जाती थी। लोग खड़े रहते थे, वकील खड़े रहते थे, वो जी नहीं जी अभी नहीं जी, यहां नहीं वहां जाएं। यहां पे तो जनाब इंतजार हो रहा है, आप आए जी, तशरीफ लाएं जी, हम बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम। ये यूं जमानतें हुई हैं। जी काजमी साहब जी वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखिए ये तारीख का हिस्सा है, और ये तारीख में याद रखा जाएगा कि जो कुछ हो रहा है, तो अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि लोगों को सिर्फ अपनी मर्जी से लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो फिर अली जैदी के पास तो वैसे ही कोई वोट नहीं, उसको उधर ले जाने का क्या फायदा? अगर वो आरटीएस से जीता था तो पीटीआई को फिर उसको तोड़ने का क्या फायदा? उसको वहीं बैठते रहते, फिर तो मैनेजमेंट ना हुई ना। मसला ये है कि एक तासुर और ये कायम करना है कि पीटीआई खत्म हो गई है, उसको अब कोई वोट नहीं देगा, और फिर उसके बाद चीजों को मैनेज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। सर वो आपके पास उम्मीदवार ही नहीं होगा तो वोट कहां से लेंगे फिर? ये जरूरी है ना सर, आपके पास उम्मीदवार तो वो सारे उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवारों को भी लेके साथ चले गए। सर ये ट्रेजेडी है। मतलब ये फरमाइएगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आने वाले दिनों में मुस्तहकम हो सकेगी? नहीं होगी। उसकी वजह यह कि आप इनके ऑफिस बेरर्स देखें, तीनों ऑफिस बेरर पंजाब के हैं। ये कैसे कौमी पार्टी है जिसके प्रेसिडेंट पंजाब से, जिसका सेक्रेटरी जनरल पंजाब से, जिसका एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पंजाब से? ये आपने कभी किसी पार्टी में देखा है इस तरह का? वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उससे जब पंजाबी सियासत होगी तो पार्टी भी इसी तरह बने ना। इमरान खान और आमिर कियानी दोनों ही पंजाब से थे। दोनों पंजाब से थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, और चौधरी परवेज इलाही साहब भी। भाई तो वहां परवेज खटक भी तो थे, वहां असद उमर भी तो थे। ये छोड़ देना यार आमिर साहब, सूबाई सदर थे वो। ये आप बेहतर जानते हैं कि उठा के आप खुद ये बात कह रहे हैं कि, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2018 का इलेक्शन पूरा मैनेज इलेक्शन था, पूरी गवर्नमेंट मैनेज करके बनाई गई थी। लेकिन आज की सिचुएशन को जस्टिफाइड ना करें। ये कोई ऐसी आप पीटीआई को इजाजत दे दें, आप क्या कैंडिडेट्स, क्या मतलब है? आप इजाजत दें पीटीआई को, इमरान खान को इजाजत दे दें, पॉलिटिक्स करने की इजाजत दें, आप ये इस तरह के क्रैकडाउन खत्म कर दें, आप देखें फिर हराएं इलेक्शन में, बिल्कुल हराएं। किसने रोका है आपको? और जो कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ केस बनाएं, उसको गिरफ्तार करें। किसी पर अनडिक्लेयर्ड बैन करना, या तो आप ऑफिशियली उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, उस पार्टी को बैन कर दें, लेकिन बैन भी नहीं करें और उसको पॉलिटिक्स करने भी ना दें। ये किसी भी तरीके से आप सर्व नहीं करें। हम कराची में देख चुके हैं, ये कराची में ये चीज देख चुके हैं। यानी जो चीज होनी चाहिए क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। आज तक आपने एमक्यूएम लंदन को बैन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं फाइल किया उनके खिलाफ कि उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात की थी? क्यों नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल किया और उनको बैन किया? आप बैन भी नहीं करें किसी पार्टी को और उसको इजाजत भी ना हो पॉलिटिक्स करनी। मेरे ख्याल में मतलब वो देखा ही जाता है कि अगर पार्टी में दमखम ही नहीं रहा, पार्टी खत्म भी हो गई, तो उसको बैन करके मजीद उसको शोहरत देने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है उसी पैटर्न पे पीटीआई के साथ हो रहा है जो कुछ हो रहा है। फैसला आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह आप और आपके अहले खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।